तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि इंपीरियल मास्टर वो हर तरफ तबाही मचा रहा होता है, क्योंकि वहां पे इसके जितने भी दुश्मन थे वो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहे थे। इंपीरियल मास्टर के स्वॉर्ड स्टाइल्स और उसकी टेक्निक्स इतनी लाजवाब होती है कि कोई भी बंदा उसके आगे ठहर तक नहीं पाता और उसकी स्पीड का तो कोई मुकाबला ही नहीं होता। उसने पल भर में ही न जाने कितने ही लोगों का काम तमाम कर दिया था। कोई भी शख्स उसके एक सिंगल अटैक से बच नहीं पा रहा था, यहाँ तक कि वहां पे मौजूद ओल्ड एरा के वो तीनों मास्टर्स भी अपना पूरा जोर लगाकर देख लेते हैं, मगर वो भी उसके आगे कुछ नहीं कर पाते। जिसके बाद हमने देखा था कि वो मास्क मैन बिल्कुल अकेला रह गया था। इंपीरियल मास्टर ने पूरा मैदान ही साफ कर दिया था, मगर वो मास्क मैन भी अपना लक आजमा कर देख लेता है। इंपीरियल मास्टर की सोड इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि वो उसे तकरीबन मारने ही वाली थी, मगर अचानक से वहां पर एक पावरफुल फॉर्मेशन एक्टिवेट होती है, जिसके जरिए वो मास्क मैन बच जाता है। मगर हमने देखा था कि वहां पर एक बहुत ही बड़ा बुद्धा स्टैचू आ रहा होता है, जो कि साइज में इतना बड़ा होता है कि वो पूरे के पूरे माउंटेन तक को कवर कर लेता है। और हमने उस जायंट स्टैचू के ऊपर बहुत सारे मॉन्क्स को देखा था। उन्हें देखकर सारे ही लोग सरप्राइज हो गए थे कि आखिर ये लोग यहाँ पर कैसे आए। मगर हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही वो स्टैचू करीब आता है और वो मॉन्क्स अपीयर होते हैं, तो नीचे खड़े हुए हेवनली डिमोनिक कल्ट सेक्ट के लोग वो उन्हें बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि तुम लोग धोखेबाज हो और तुम लोग भी इनके साथ मिले हुए हो। वो सारे के सारे एक साथ ही ये बातें कहना शुरू कर देते हैं। लगता है कि शायद इन लोगों की थंडर क्राउड सेक्ट के साथ कोई पुरानी दुश्मनी है। मगर वो गंजा मॉन्क उन लोगों के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहा था, मगर वो छोटी आइस गर्ल उससे जबरदस्ती कहलवाती है कि वो अपने ही मॉन्क्स के खिलाफ बोलना शुरू करे। और वहां पे मौजूद सारे ही लोग ये देखकर हैरान होते हैं कि अचानक से हेवनली कल्ट सेक्ट के लोग इनके खिलाफ इतना गुस्सा क्यों दिखा रहे हैं। मोशन कहता है लगता है कि मेरा सेक्ट वो इन मॉन्क्स को बिल्कुल पसंद नहीं करता। मगर हमने देखा था कि वहां पे मौजूद वो मैसेंजर लेडी भी गुस्से में उन लोगों से कहती है कि अगर तुम लोग चाहते हो कि तुम्हारी बीवियां वो दोबारा तुम्हारा चेहरा देख सकें तो फिर यहाँ से दफा हो जाओ। मैं चाहूँ तो तुम लोगों को 3 दिन तक बगैर रुके गालियां दे सकती हूँ। उन लोगों की बातें सुनकर यहाँ पर इंपीरियल एकेडमी के डिसाइपल परेशान हो गए थे कि आखिर अचानक इन लोगों का गुस्सा ऐसे कैसे निकल रहा है और ये लोग बिल्कुल अजीब तरह से रिएक्ट क्यों कर रहे हैं। मगर हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पर इंपीरियल मास्टर वो बिल्कुल रिलैक्स खड़ा हुआ होता है, जैसे कि उसे पता था कि वहां पर कौन शख्स मौजूद है। ओल्ड एरा के लोग वो भी एक जगह सुकून से बैठे हुए थे, क्योंकि जो शख्स अब आने वाला था उसके आगे किसी की कोई मजाल नहीं थी कि कोई किसी पर अटैक कर सके। हमें दिखाया जाता है कि उस जायंट बुद्धा स्टैचू के सामने एक शख्स होता है और वो जैसे ही नीचे आता है तो हमें पता जाता है कि ये शख्स कोई और नहीं बल्कि हेवन गॉड लॉर्ड रुलाई है, जिसे हम लोग हेवन गॉड टगाटा के नाम से जानते हैं। अगर आप लोगों ने इसे इसके रियल फॉर्म में नहीं देखा है तो आप लोग वेस्ट वर्ड सीरीज में इसे देख सकते हैं। लॉर्ड रुलाई वो सिर्फ अपनी फिंगर का इशारा करता है और उस पावरफुल एरे की धज्जियां उड़ाकर रख देता है और वो इंपीरियल मास्टर से कहता है कि मेरे दोस्त क्या तुम मुझे एक फेवर दे सकते हो। ये सुनते ही इंपीरियल मास्टर फौरन से अपनी सोर्ड को समन करता है और रुलाई से कहता है कि ठीक है तुम पूछो तुम्हें क्या चाहिए। तो रुलाई उससे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि ये लड़ाई यहाँ पर रोक दो। इस लड़ाई में न जाने कितने ही हीरोज मारे गए हैं और इसके साथ बहुत सारे इनहेरिटेंट्स यहाँ पर इन लोगों के साथ यहीं दफन हो गए हैं। मेरे ख्याल से हम लोगों को इस दुश्मनी को दोस्ती में बदल देना चाहिए और हम लोग एक दूसरे को बस अब शांति से जीने देंगे। सब लोग अपने अपने इलाकों में ही रहेंगे। मैं जानता हूँ कि तुम एक महान वॉरियर हो। मैं तुमसे पहले भी अपने ज़ेन टाओइज्म के प्रिंसिपल्स के बारे में बात कर चुका हूँ। तुमने पहले ही अपनी किस्मत को चमकाया हुआ है। तुम्हारा धर्म वो पहले ही फॉर्म हो चुका है। अगर तुम चाहो तो दोबारा से अपनी किस्मत को चमका सकते हो। तुम्हें दोबारा से तुम्हारी पहले वाली मेरिट दे दी जाएगी। मगर इंपीरियल मास्टर उससे कहता है कि मैं जानता हूं कि आप इन सब लोगों के लीडर हैं और मैं जानता हूं कि आप इन्हें मेरिट भी देते हैं। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि आप इन्हें क्यों बचाना चाहते हैं। अगर ये लोग दोबारा से हमारे किंगडम के ऊपर हमला करते हैं या फिर दोबारा से हमारे साथ गद्दारी करते हैं तो फिर इन्हें बचाने का क्या फायदा। मैं जानता हूं यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है उसकी भरपाई नहीं की जा सकती, मगर ये लोग इसे डिजर्व करते हैं। मगर दूसरी तरफ रुलाई उससे कहता है कि तुम बेफिक्र हो जाओ, ये लोग आइंदा ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे। मैं इन्हें अपने ज़ेन टाओइज्म में शामिल करना चाहता हूँ। एक बार ये लोग मेरे जिन जोंग में शामिल हो जाएं, उसके बाद इनका इस दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। मुझे बताओ तुम इस ऑफर के बारे में क्या सोचते हो। मगर वहाँ पे मौजूद ओल्ड एरा के 3 लोग वो लॉर्ड रुलाई से कह रहे होते हैं कि ओल्ड मास्टर क्यों ना आप
आप हमारे साथ हाथ मिला लें, हम लोग एक साथ मिल जाएं तो हम इस इंपीरियल मास्टर को यहीं दफन करके जाएंगे। ये इतना ताकतवर नहीं कि ये आपको हरा सके। अगर आज हम लोग यहाँ पर हार जाते हैं तो ये हमारे पूरे के पूरे सेक को मिट्टी में मिला देगा। इसीलिए बेहतर यही है कि आप हमारे साथ मिलकर इसके खिलाफ कोई एक्शन लें। वैसे भी आपके डीमन स्लेइंग स्किल्स तो लाजवाब हैं, आप उनका इस्तेमाल क्यों नहीं करते? मगर रुलाई उन लोगों से कहता है कि ये सब कुछ इंपीरियल मास्टर पर डिपेंड करता है। अगर वो मेरे ज़ेन टाओइज्म के खिलाफ कोई एक्शन लेता है तभी मैं उसके खिलाफ कोई एक्शन लूंगा। वैसे भी इस दुनिया में न जाने कितने ही मास्टर्स हैं जिनका नाम चेन है और वो किसी चेन टाओइज्म के अगेंस्ट नहीं जाते, और हम लोग सिर्फ और सिर्फ इंपीरियल मास्टर की वजह से उनकी डायनेस्टी पर हमला नहीं कर सकते। मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ तुम लोगों की लड़ाई को आपस में खत्म करवाने के लिए आया हूँ। अगर तुम लोग आपस की दुश्मनी को एक साइड पर रखकर अगर अपनी जान बचाना चाहते हो और इस दुनिया पर पीस मेंटेन करना चाहते हो तो फिर तुम लोग हमारे साथ आ जाओ, और अगर तुम लोग मेरे साथ नहीं आना चाहते तो मैं तुम्हें यहीं पर छोड़कर चला जाऊंगा, जिसके बाद फिर तुम जानो और इंपीरियल मास्टर जाने। इतना कहने के बाद हमें दिखाया जाता है कि वहां पर दोबारा से फॉर्मेशंस एक्टिवेट होती है और उन पोर्टल फॉर्मेशंस के अंदर से बड़ी बड़ी शिप्स बाहर निकल आती है जो कि वारशिप्स थी। वो सारी की सारी यानकांग किंगडम की वारशिप्स थी जो कि अब बैटल ग्राउंड में पहुंचना शुरू हो गई थी और चारों तरफ से उन लोगों को घेर लेती है। यहाँ पर जनरल वुई भी आ जाता है और हम लोग जनरल किन को भी देखते हैं। वो सारे के सारे लोग यहाँ पर पहुंच गए थे और चारों की चारों आर्मीज ने अपने टारगेट्स अचीव कर लिए थे। मगर जनरल वुई वो यहाँ पर इंपीरियल मास्टर के पास आता है और कहता है कि लॉर्ड रूलाई यहाँ पर क्या कर रहे हैं? क्या वो यहाँ सिर्फ तमाशा देखने के लिए आए हैं या फिर वो भी इन लोगों के साथ हमें धोखा देना चाहते हैं? मगर इंपीरियल मास्टर कहता है कि लॉर्ड रूलाई यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लड़ाई रुकवाने के लिए आए हैं। वो चाहते हैं कि इस लड़ाई को यहीं खत्म कर दिया जाए, और क्योंकि वो ज़ेन टाओइज्म के मास्टर हैं तो इसीलिए वो इस दुनिया पर पीस मेंटेन करना चाहते हैं। ये काम बहुत ही बड़ा और काइंडनेस से भरा हुआ काम है, इसीलिए मैं इस पर उन्हें अप्रिशिएट करना चाहता हूँ। और वैसे भी इस लड़ाई में मैं थोड़ा सा इंजर्ड भी हो गया हूँ। मगर दूसरी तरफ वो लॉर्ड रूलाई से कहता है कि आखिर मैं इन लोगों को तुम्हारे हवाले क्यों कर दूं? मैं आखिर ये कैसे भरोसा कर लूं कि ये लोग दोबारा कभी भी मेरे सेक्ट पर या फिर मेरे लोगों पर हमला नहीं करेंगे, क्योंकि ये लोग पहले भी एक बार गद्दारी कर चुके हैं और दोबारा भी कर सकते हैं। तो लॉर्ड रूलाई वो कहता है कि मैं ऐसी दुश्मनी को ही तो खत्म करना चाहता हूँ। वो वहां पे मौजूद ओल्ड एरा के उन मास्टर से कहता है कि तुम लोग इसके बारे में क्या कहते हो? वो तीनों के तीनों बिल्कुल बेबस हो चुके थे, ना ही वो लॉर्ड रूलाई को ना कर सकते थे, ना ही वो इंपीरियल मास्टर का सामना कर सकते थे। इसीलिए उन लोगों ने अपने वेपन्स फेंक कर लॉर्ड रूलाई को एक्सेप्ट कर लिया था। जिसके बाद वो लोग कहते हैं कि आज से हम लोग थंडर साउंड सेक्ट का हिस्सा हैं और हम लोग कभी भी थंडर साउंड सेक्ट के माउंटेन से नीचे नहीं जाएंगे। ये कहने के बाद फिर इंपीरियल मास्टर उस फिजिशियन की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि इसे भी साथ ले जाओ, ये एक टैलेंटेड शख्स है, इसे जिंदा रहना चाहिए। ये सुनकर वो बंदा भी बिल्कुल सरप्राइज हो गया होता है, मगर उसे काफी शर्मिंदगी भी हो रही थी। मगर इंपीरियल मास्टर कहता है कि ये सब लोग जा सकते हैं मगर वो मास्कमैन यहाँ से नहीं जाएगा, उसे यहीं पर ही रुकना होगा। ये सुनकर लॉर्ड रूलाई वो उस मास्कमैन की तरफ देखता है और कहता है कि सुनो दोस्त, तुम्हें शायद यहीं रहना होगा, तुम्हारी किस्मत में मेरे ज़ेन टाओइज्म में आना नहीं लिखा। जिसके बाद लॉर्ड रूलाई सब लोगों से कहता है कि मेरे सारे डिसाइपल सब लोग मेरे पास आ जाओ, हमें अब यहाँ से जाना होगा। इतना कहने के बाद वो जायंट स्टेचू अपना हाथ उन लोगों के करीब लेकर आता है तो ओल्ड एरा के वो तीनों के तीनों मास्टर्स और साथ में वो फिजिशियन भी उन लोगों के पास चला जाता है। और यहाँ पे नीचे खड़ा हुआ वो मास्कमैन कह रहा होता है कि आखिर तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो? मैंने तुम लोगों के साथ मिलकर ये सब कुछ अरेंज किया था। हम लोगों ने तो इसे हराने के बाद कैपिटल तक जाना था। ये सुनकर इंपीरियल मास्टर कहता है कि अच्छा, तुम्हारी अपनी जान पर बनी हुई है और तुम अभी भी कैपिटल पर कब्जा करने का सोच रहे हो। मगर वो मास्कमैन हंसते हुए कहता है कि मैं तो भूल ही गया था कि तुमने इंपीरियल एकेडमी को बनाने में कई साल लगा दिए मगर वो तुम्हारे किसी काम नहीं आई। मगर मैं तुम्हें बता दूं कि मेरे ऊपर भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि उस कैपिटल पर कब्जा करना चाहते हैं, और मैं ये भी जानता हूं कि तुम आगे चलकर मेरे पूरे के पूरे एम्पायर को पूरी तरह से मिट्टी में मिला दोगे। इतना कहने के बाद अचानक उसके हाथ में कुछ होने लगता है और वो अपना ही हाथ अपने ही मुंह पर दे मारता है, जिससे उसके नोकीले पंजे वो उसके फेस के अंदर घुस जाते हैं, जिससे उसका काम वही तमाम हो जाता है। ये देखकर सब लोग बिल्कुल हैरान हो गए थे कि आखिर ये सब कुछ क्या हो गया। यहाँ पर मोशन कह रहा होता है कि इंपीरियल मास्टर की बातें सुनकर शायद ये बंदा इतना ज्यादा बेबस हो गया था कि ये अपने आप को मारने पर मजबूर
दूर हो गया। पता नहीं यानकांग किंगडम में आगे क्या होने वाला है, क्योंकि इन लोगों को आगे चलकर यानकांग किंगडम कोर्ट में भी जवाब देना है कि यहाँ पर सिचुएशन को किस तरह हैंडल किया गया है। ऊपर से यानकांग किंगडम के नेबर कंट्रीज वो इस वक्त बहुत ही ज्यादा खतरे में है, और ऊपर से यानकांग किंगडम वो खुद भी बहुत ज्यादा खतरे में है, क्योंकि पूरी की पूरी आर्मी इस वक्त यहाँ पर मौजूद है और यानकांग किंगडम पूरी तरह से खाली हो चुका होगा। मगर दूसरी तरफ लॉर्ड रूलाई कहता है कि इंपीरियल मास्टर, मेरे ख्याल से अब तुम्हें भी जाना चाहिए। तो इंपीरियल मास्टर कहता है कि ठीक है लॉर्ड बुद्धा, तुम भी जा सकते हो। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि लॉर्ड रूलाई वो फौरन से अपना स्टैचू लेकर वहां से वापस जा रहा होता है, और जाते जाते वो लोग मोशन की तरफ देखते हैं। तो फिर लॉर्ड रूलाई वो मोशन से कहता है कि तुम्हारा इसके बारे में क्या ख्याल है। तो मोशन वो थोड़ी देर सोचता है, और सब लोग उसकी बात का इंतजार कर रहे थे कि वो क्या रिप्लाई करता है। मगर मोशन कहता है कि हम लोग इस लड़ाई से पीछे हट रहे हैं और ये यहीं पे ही खत्म होगा। मगर वहां पे मौजूद जितने भी लोग होते हैं उनमें से कोई भी शख्स लॉर्ड रूलाई को पसंद नहीं करता था, ना ही वो लोगों से वहां पर ग्रीट करते हैं। ये देखकर लॉर्ड रूलाई वो दोबारा से मोशन की तरफ देखता है और कहता है कि तुम्हारे हाथ में शी की लूर रेलिक नहीं है। इसका मतलब है कि शायद तुम अब अपनी डेस्टिनी चुन चुके हो, तुम्हें शायद मेरे ज़ेन ताओइज्म में अब इंटरेस्ट नहीं रहा। वो जाते जाते सब लोगों से कहता है कि आज से हम लोग ये प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम कभी भी एक दूसरे की टेरिटरी में नहीं जाएंगे, ना ही कभी एक दूसरे से वार लड़ेंगे। अगर किसी भी बंदे ने कोई भी गलती करने की कोशिश की तो मुझे पता चल जाएगा। इतने में हमें दिखाया जाता है कि हेवनली कल्ट सेक्ट की मैसेंजर वो मोशन से कहती है कि मास्टर, आखिर आपने इन लोगों को रिटर्निंग ग्रीटिंग क्यों दी है? वैसे भी उसने अपनी ट्रू आइडेंटिटी रिवील कर ही दी थी, तो फिर हमें उसे इस तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए था। मगर मोशन कहता है कि वो एक पावरफुल मास्टर है और वो हमें इक्वली ट्रीट कर रहा है, इसलिए हमें उन्हें रिटर्निंग ग्रीट्स तो देने ही चाहिए। और क्योंकि मैं हेवनली डिमोनिक कल्ट सेक्ट का लीडर हूँ, तो मुझे यहाँ पर अपनी आइडेंटिटी को भी शो करना है। और ऊपर से मैं ये भी नहीं चाहता कि तुम लोगों को आइंदा आगे चलकर कोई शर्मिंदगी हो। ये सुनते ही सारे ही लोग गुस्से में मोशन के करीब आते हैं और कहते हैं कि अगर आप ऐसा ना करते तो भी हमें कोई शर्मिंदगी नहीं होती। ये देखकर मोशन घबरा सा जाता है और कहता है कि पता नहीं आखिर इन्हें इतना गुस्सा किस बात का है। पर वो उन लोगों से कहता है मैं एक लीडर हूँ, तो कम से कम मुझे तो थोड़ा बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ही होगी। जिसके बाद अगले सीन में हमें दोबारा से उसी जायंट स्टैचू को दिखाया जाता है जिसके ऊपर मॉन्क खड़े हुए होते हैं, और ओल्डेरा के वो 3 मास्टर्स उन मॉन्क से कह रहे होते हैं कि इंपीरियल मास्टर ने खुद कहा है कि वो इंजर्ड है, उसे मारने का इससे अच्छा और कोई मौका हो ही नहीं सकता। आखिर तुम लोगों ने हमारे साथ हाथ क्यों नहीं मिलाया और हमारे साथ मिलकर उसे क्यों नहीं मारा? हमारे पास इससे अच्छा और कोई मौका था ही नहीं। मगर वो मॉन्क उससे कहता है कि शायद तुम लोग भूल गए हो, उसने पहले भी कहा था कि वो इंजर्ड है, और जिन लोगों ने भी उसकी बात पे भरोसा किया था वो सारे लोग मारे गए। अगर तुम लोग भी उसे इंजर्ड समझकर उसे मारने के लिए जाते तो वो सबको मार डालता। तुम लोग कभी भी उसके विजडम लेवल को नहीं समझ पाओगे। जहां से उसकी सोच शुरू होती है वहां पर तुम्हारी सोच खत्म हो जाती है। वो जिस तरह की स्ट्रेटेजीज बनाता है तुम लोग सोच भी नहीं सकते कि वो कितनी हाईएस्ट लेवल की स्ट्रेटेजीज होती है। उसे लगता है कि शायद वो आगे चलकर एक बहुत बड़ा सेंट बन जाएगा, मगर मुझे लगता है कि शायद वो आगे चलकर एक बहुत बड़ा डेमन बन जाएगा जो कि सिर्फ खुद से ही रूल्स क्रिएट करेगा और किसी के भी रूल को नहीं मानेगा। और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर शीजियांग पैलेस में जितने भी लोग होते हैं वो उन मरे हुए लोगों को यहाँ से उठाकर कहीं दूर ले जा रहे होते हैं ताकि इन लोगों को कहीं दफनाया जा सके या फिर इनकी बॉडीज को किसी ऐसी जगह फेंका जा सके कि जहाँ पर कोई स्मेल ना आए। और ऊपर से जनरल वही बताता है कि यहाँ मौजूद जितने भी एक्सपर्ट मास्टर्स थे वो सारे के सारे मारे जा चुके हैं, उनमें से सिर्फ कुछ ही लोग बचे थे जो कि थंडर क्लाउड सेक के साथ चले गए हैं। और इसके अलावा हम लोगों ने इस सिटी में मौजूद जितने भी सोल्जर्स थे जो भी लड़ना चाहते थे हमने उन सबको खत्म कर दिया है। तकरीबन 6 लाख के करीब लोग इस जंग में मारे गए हैं। इन लोगों को मारने में हमें बस कुछ ही टाइम लगा है। मगर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि मोशन वो उन लोगों के सामने आता है, उसके साथ उसके जूनियर डिसाइपल्स भी होते हैं और साथ में हेवनली कल्ट सेक्ट के लोग भी होते हैं। वो इंपीरियल मास्टर की आंखों में आंखें डालकर देख रहा होता है और उसे इशारों में कुछ कहता है। जिसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि हेवनली कल्ट सेक्ट वहां से जा रहा होता है और दूसरी तरफ जनरल वुई कहता है कि इंपीरियल मास्टर तुम्हारी बॉडी कुछ ठीक नहीं लग रही। तो इंपीरियल मास्टर कहता है मैं इंजर्ड हो गया हूँ, लगता है मुझे मोशन को दोबारा से बुलाना होगा ताकि वो मेरी इंजरीज को ट्रीट कर सके। ये सुनकर जनरल वुई कहता है क्या ये वाकई में सच है कि वो लड़का तुम्हारे जख्मों को ठीक कर सकता है? कहीं तुम मुझसे
मुझसे फिर से झूठ तो नहीं बोल रहे। तो इंपीरियल मास्टर कहता है ये सच है, इसमें झूठ कुछ भी नहीं। मगर जनरल वुई कहता है कि मैं तुम्हारे झूठ पर यकीन नहीं कर सकता। वैसे भी तुम्हारे झूठ पर जो भी शख्स यकीन करता है वो आज कॉफिन के अंदर लेटा हुआ है। मगर वो नीचे एक कॉफिन की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम्हें पता होगा ना कि इन कॉफिन के अंदर कौन है। वैसे मुझे इनके बारे में पहले से ही पता चल जाता है, अगर तुम मुझे कोई बात ना भी बताओ तो भी मुझे वो बात कभी ना कभी मालूम पड़ ही जाती है। और मुझे पता है कि जब हम लोग सिटी से बाहर जाएंगे तो वो ओल्ड मैन तुम्हारा वहीं इंतजार कर रहा होगा। वैसे अगर हम लोग गलत नहीं है तो मुझे लगता है शायद एम्परर को तुम्हारे क्राउन प्रिंस के बारे में मालूम है। और वैसे भी तुम्हारे नेबर्स वो भी तुम्हारे क्राउन प्रिंस के बारे में जानना चाहते हैं। तुम्हें आगे चलकर अपने बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को तुम्हारे बारे में कुछ अजीब तरह की फीलिंग्स हैं। शायद वो लोग तुम्हें पसंद करते हैं। तुम्हें भी इस बारे में सोचकर देख लेना चाहिए। क्या तुमने कभी ऐसा नहीं सोचा कि तुम्हें लाइफ में आगे भी बढ़ना है? ये सुनते ही इंपीरियल मास्टर जब उसे गुस्से से देखता है तो जनरल वुई बिल्कुल चुप सा हो जाता है। मगर इंपीरियल मास्टर उससे कहता है तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी ऑनेस्ट जजमेंट देनी चाहिए। मैंने इन सब लोगों को सिर्फ और सिर्फ इसीलिए मारा है क्योंकि ये सारे ही लोग गद्दार थे। मैं बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहना चाहता। अगले सीन में हमें दोबारा से मोशन को दिखाया जाता है। वो अपनी कल्टीवेशन को आगे बढ़ाना चाहता था, मगर वो कहता है कि उस मास्क मैन का एक पास्ट है जिसे वो कभी भी रिवील नहीं करना चाहता था। ना ही उसने किसी को कुछ जानने का मौका दिया कि आखिर उसके पीछे कौन लोग मौजूद हैं। लगता है शायद उन लोगों के कुछ और प्लान्स होंगे। इतने में हमें दिखाया जाता है कि इंपीरियल मास्टर वहां पर अपीयर होता है और वो कहता है कि मुझे चोट लगी है, क्या तुम मुझे हील कर सकते हो? तो मोशन कहता है क्या वाकई में आप इंजर्ड हैं? तो मास्टर कहता है कि हाँ। तो मोशन कहता है कि आप सीरियस तो है ना? तो इंपीरियल मास्टर एक लंबी सांस लेता है और कहता है कि हाँ मैं इंजर्ड हूँ। इतना कहने के बाद वो इंपीरियल मास्टर की पल्स चेक करता है और कहता है कि आप जब वापस जाएंगे तो एम्परर आपको कोई ना कोई रिवॉर्ड जरूर देंगे, और उन सब लोगों को जिसने इस लड़ाई में हिस्सा लिया है। अगर मैं वापस जाता हूँ तो मुझे इतना पता है कि एम्परर वो मुझे थोड़ी सी बस हाईएस्ट रैंकिंग देंगे, इससे बढ़कर और मुझे कोई भी रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। मगर मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर वो आपको क्या रिवॉर्ड देंगे? तो इंपीरियल मास्टर कहता है अगर वो मेरी फैमिली को अच्छी रैंकिंग्स और कुछ रिवॉर्ड दे देते हैं तो वो मेरे लिए काफी होंगे, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। मगर मोशन कहता है इसके अलावा एम्परर आपको क्या दे सकते हैं? आपके पास किस चीज की कमी है? ये सुनकर इंपीरियल मास्टर उसकी तरफ देखता है, मगर फिर मोशन चाय पीते हुए कहता है कि मैं जानना चाहता हूँ आपकी फैमिली में आपके अलावा और कौन कौन लोग हैं? तो इंपीरियल मास्टर कहता है कुछ वाइफ्स और कुछ गार्ड्स। तो मोशन कहता है फिर आपको कितने पैसों की जरूरत पड़ती होगी? तो इंपीरियल मास्टर कहता है मैं बस उतने ही लेता हूँ जितने मेरे लिए काफी हो। मगर मोशन कहता है क्या आपने कभी शादी नहीं की? आपकी अपनी कोई बीवी नहीं? तो इंपीरियल मास्टर कहता है कि कुछ नौकरानियां हैं और कुछ गार्ड्स हैं। जिसके बाद मोशन कहता है आपको कितने पैसों की जरूरत पड़ती है? जिस पर इंपीरियल मास्टर बताता है मुझे सिर्फ इतने पैसे चाहिए जो मेरे लिए काफी हो। ये सुनकर मोशन थोड़ा सरप्राइज होता है, मगर वो कहता है कि आपकी फैमिली में कौन कौन लोग हैं? यानी कि कभी आपने कोई शादी नहीं की या फिर आपके कोई बच्चे नहीं हैं? तो फिर इंपीरियल मास्टर कहता है कि मेरा सिर्फ और सिर्फ फोकस हेवन रूल्स पर है। मैं अपना माइंड फोकस किसी और चीज पर नहीं लगाना चाहता। मेरा वे ऑफ थिंकिंग बाकी लोगों से बिल्कुल डिफरेंट है। जिसके बाद ये सीन यहीं पे ही कट हो जाता है। अगले सीन में हमें दोबारा से एम्परर को दिखाया जाता है। वो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है कि उसकी इंपीरियल एकेडमी के 30% डिसाइपल्स वो मार दिए गए। ये सुनकर वो काफी ज्यादा गुस्से में आता है और वो कहता है आज तो मेरा दिल चाह रहा है कि मैं किसी को यहीं कत्ल कर दूं। ये सुनकर ली नुआन तो कांपना शुरू हो जाता है और घुटनों के बल बैठ जाता है और कहता है कि प्लीज हम पर रहम कीजिए। मगर एम्परर कहता है कि किसी न किसी ने तो इन्फॉर्मेशन लीक की है। ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ तुम्हें, मुझे और कुछ हाई रैंकिंग के ऑफिशियल्स को ही मालूम थी। मुझे बताओ कि ये सब किसने किया है? तो ली नुआन कहता है मैं किसी का नाम नहीं ले सकता, मुझे नहीं मालूम। मगर एम्परर वो उसके ऊपर अपना हाथ रखता है और कहता है कि मुझे बताओ कि तुम्हें किस पर शक है। ये सुनकर ली नुआन कांपना शुरू हो जाता है। उसे पता था कि वो किसी का नाम भी नहीं ले सकता, मगर अपनी जान बचाने के लिए वो कुछ क्राउन प्रिंसेस का नाम लेते हुए कहता है कि मुझे सिर्फ कुछ क्राउन प्रिंस पर शक है। ये सुनकर एम्परर को थोड़ा गुस्सा आता है, मगर फिर वो ली नुआन को छोड़ देता है और कहता है कि अच्छा ठीक है, तुम अब जा सकते हो।
ये कहने के बाद ली नुवान अपनी जान बचाकर हांफते कांपते जैसे ही वहां से जाने लगता है तो फिर एम्परर उसे रोक लेता है, जिस पर ली नुवान फिर से उसके आगे झुक जाता है और कहता है कि आप कहिए क्या कहना चाहते हैं। एम्परर से कहता है कि मुझे बताओ कि इंपीरियल मास्टर को मैं इस बार क्या रिवॉर्ड दूं, क्योंकि इस बार वो एक बहुत बड़ी विक्ट्री के साथ आ रहा है। ये सुनकर ली नुवान हैरान हो जाता है कि आखिर एम्परर मुझसे क्यों पूछ रहे हैं, और ऊपर से इंपीरियल मास्टर को हम लोग क्या रिवॉर्ड दे सकते हैं, उसके पास तो सब कुछ मौजूद है। उसकी जो रैंकिंग है उससे ऊपर की तो कोई रैंकिंग हो ही नहीं सकती। मगर उसे अचानक याद आता है कि शायद एम्परर वो उसे आजमाने के लिए इससे पूछ रहा है, जिसके बाद वो एम्परर से कहता है कि इंपीरियल मास्टर के पास सब कुछ मौजूद है, उसे किसी चीज की कोई कमी नहीं है, बस उसकी जिंदगी में जिस चीज की कमी है वो उसकी फैमिली है। उसके पास एक फैमिली होनी चाहिए। आप ऐसा कीजिए कि आप एक खूबसूरत सी लड़की ढूंढकर उससे इंपीरियल मास्टर की शादी करवा दीजिए। ये सुनकर एम्परर कहता है हाँ ये आइडिया अच्छा है, मैं भी बिल्कुल यही सोच रहा था, तुमने मेरे दिल की बात कही है, मुझे शायद उसके लिए अब ऐसा ही कुछ सोचना पड़ेगा। ये कहने के बाद वो ली नुवान से कहता है कि ठीक है तुम जाओ। तो ली नुवान जैसे ही जाने लगता है तो एम्परर फिर से उसे रोकता है, जिस पर ली नुवान डर सा जाता है। मगर एम्परर उससे कहता है कि मैं जानता हूं कि तुम्हें इंपीरियल अकेडमी के डॉक्टर किन से कुछ प्रॉब्लम से, मगर मैं तुम्हें इतना बताना चाहूंगा कि तुम्हें उससे नहीं उलझना चाहिए। वो जो शख्स है तुम सोच भी नहीं सकते कि वो क्या कुछ कर सकता है। उसके हुलिये पर मत जाना और उससे कभी भी उलझने की गलती मत करना। वो जो कुछ कर सकता है तुम वो सोच भी नहीं सकते। ये सुनकर ली नुवान बिल्कुल चुप सा हो जाता है और कहता है कि ठीक है मैं ऐसा ही करूंगा। ये कहने के बाद एम्परर बाहर आता है और वो कहता है कि मैंने ये पोजीशन अपनी मिडिल एज में हासिल की थी, मगर लगता है कि मेरे क्राउन प्रिंस को ये पोजीशन अभी ही चाहिए। शायद वो इतना ज्यादा वेट नहीं करना चाहते जितना कि मैंने वेट किया था। ये कहने के साथ ही ये एपिसोड भी यहीं पे ही एंड हो जाता है।